हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। 12th बायोलॉजी क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने श्वसन की क्रियाविधि के अंतर्गत 2 स्टेप पढ़ चुके हैं, ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स चक्र। तो श्वसन की क्रियाविधि का नेक्स्ट स्टेप है बेटा इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र, जिसे ETS भी कहा जाता है। अब पहली बात ये देखते हैं कि यह तंत्र होता कहाँ पे है। तो यह माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ संपन्न होता है बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो हमने देखा कि क्रेब्स चक्र भी माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न हो रहा था, लेकिन जो क्रेब्स चक्र है यह क्रेब्स चक्र माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में संपन्न होता है, लेकिन ETS या इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र माइटोकॉन्ड्रिया के F1 पार्टिकल्स के अंतर्गत संपन्न होता है। तो ये कहाँ होता है? F1 कणों में। इसमें ETS से संबंधित एंजाइम, ETS से संबंधित एंजाइम माइटोकॉन्ड्रियल झिल्ली में पाए जाते हैं। कौन सी माइटोकॉन्ड्रियल झिल्ली बेटा? आंतरिक माइटोकॉन्ड्रियल झिल्ली। तो ETS से संबंधित एंजाइम आंतरिक या इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं, जबकि हमने देखा कि क्रेब्स चक्र से संबंधित एंजाइम जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में पाए जाते हैं। इस ETS के द्वारा F1 कणों में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के फलस्वरूप ATP का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है बेटा? ATP फॉर्मेशन होता है। यदि हम देखें कि ETS की क्रियाविधि किस प्रकार की होती है, देखिएगा। ये कोई भी सबस्ट्रेट है A, जिससे क्या जुड़ी हुई बेटा? हाइड्रोजन जुड़ी हुई है। ठीक है, तो इससे जब हाइड्रोजन अलग होती है, ठीक है, तो ये A अलग हो जाएगा, और जो हाइड्रोजन अलग होगी उसको नेक्स्ट हाइड्रोजन ग्राही NAD ग्रहण कर लेगा, और NAD इस हाइड्रोजन को ग्रहण करके किसका निर्माण करता है बेटा? NADH2 का निर्माण करता है। ठीक है, जब NADH2 से वापस हाइड्रोजन अलग होती है तो पुनः NAD का निर्माण हो जाता है, तथा मुक्त हुई हाइड्रोजन को नेक्स्ट हाइड्रोजन ग्राही FAD ग्रहण कर लेता है। ठीक है, और किसका निर्माण होता है बेटा? FADH2 का निर्माण होता है। इस दौरान जब हाइड्रोजन का स्थानांतरण NAD से FAD के मध्य होता है तो यहाँ पर एक अणु ATP का निर्माण होता है। तो यहाँ पर एक अणु क्या बना बेटा? ATP। किसके द्वारा होगा बेटा? ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के द्वारा। जब FAD से वापस यह हाइड्रोजन अलग होती है, ठीक है, तो यहाँ पर इस हाइड्रोजन का आयनीकरण हो जाता है, जिसके फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन तो मुक्त हो जाते हैं तथा H+ का निर्माण होता है। ये क्या बन गया बेटा? 2H+ आयन हो गया। अब ये H+ आयन कहाँ चले जाते हैं? UV क्विनोन में, अर्थात UQ में, और यूपी में ये कहाँ जाएगा? मैट्रिक्स में।
कहा जाएंगे मैट्रिक्स में, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। तथा जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों को सबसे पहले इलेक्ट्रॉन ग्राही साइटोक्रोम बी ग्रहण करता है। ये साइटोक्रोम क्या होते हैं? आयरन के यौगिक होते हैं। क्या होते हैं ये? आयरन के यौगिक, जिनमें आयरन Fe+3 व Fe+2 अवस्थाओं में परिवर्तित होता रहता है। तो यहाँ पर इन दो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया साइटोक्रोम B6 ने, तो इसमें उपस्थित जो आयरन है Fe+3 रूप में था, वो किसमें कन्वर्ट हो गया? Fe+2 में। जब Fe+2 का वापस ऑक्सीकरण होता है, ठीक है, अर्थात Fe+3 का निर्माण होता है, तो इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन ग्राही साइटोक्रोम सी ग्रहण कर लेता है। तो इनको किसने ग्रहण कर लिया? साइटोक्रोम सी ने। तो यहाँ भी जो आयरन था वो Fe+3 अवस्था में था, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके किस रूप में आ गया? Fe+2 अवस्था में। जब ये वापस ऑक्सीडाइज होगा तो इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे। इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों को नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन ग्राही साइटोक्रोम ए ग्रहण कर लेगा, ठीक है। उसमें भी Fe+3 आयन इन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके किसमें? Fe+2 में कन्वर्ट हो जाता है। तथा इन इलेक्ट्रॉनों को फिर कौन ग्रहण करेगा? नेक्स्ट साइटोक्रोम A3 और किसमें बदल जाएगा? 2Fe+3 से 2Fe+2। तो यहां देखिएगा, जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण साइटोक्रोम बी और सी के मध्य होता है, तो यहां पर भी एक एटीपी अणु का निर्माण होता है। तो एक एटीपी अणु यहां बन गया, किससे? एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से। इसी प्रकार जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण साइटोक्रोम ए और साइटोक्रोम A3 के मध्य होता है, तो भी एक अणु एटीपी का निर्मित होता है। तो एक अणु एटीपी यहां बनता है, किससे? वही एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो देखो यहां पर साइटोक्रोम A3 से आगे इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाला कोई इलेक्ट्रॉन ग्राही नहीं होता है, इसीलिए यहां पर साइटोक्रोम A3 से इलेक्ट्रॉन को कौन ग्रहण कर लेता है? ऑक्सीजन। और किसका निर्माण करता है बेटा? O-2। यह ऑक्सीजन या O-2 आयन अब मैट्रिक्स में आता है, किससे? 2H+ आयन से क्रिया करते हैं। 2H+ प्लस O-2 और माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में किसका निर्माण हो जाता है? H2O का। तो H2O का निर्माण कहाँ हुआ? मैट्रिक्स में। कहाँ हुआ? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। तो ये था बेटा ETS। देखिएगा, कल हमने बताया कि ग्लाइकोलाइसिस तथा क्रेब्स चक्र के द्वारा निर्मित NADH2 ETS में जाकर 3 ATP मुक्त करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमने देखा कि क्रेब्स चक्र में FADH2 का भी निर्माण होता है। यह FADH2 ETS में जाकर 2 ATP मुक्त करता है। कितने ATP मुक्त करते हैं? 2। तो यहां देखो
कि NADH2 3 ATP किस प्रकार बना रहा है और FADH2 ETS में 2 ATP किस प्रकार मुक्त करता है। तो देखो यहाँ पर हमने देखा कि कोई भी सबस्टेंस है उससे क्या जुड़ी हुई है बेटा, हाइड्रोजन जुड़ी हुई है। क्या जुड़ी हुई है, हाइड्रोजन। इस हाइड्रोजन को सबसे पहले कौन ग्रहण करेगा, हाइड्रोजन ग्राही। तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार के हाइड्रोजन ग्राही जैसे NAD, FAD इत्यादि होते हैं तथा विभिन्न इलेक्ट्रॉन ग्राही जैसे साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3 होते हैं। तो यहाँ पर देखो जब इस सबस्टेंस से हाइड्रोजन अलग होती है, ठीक है, तो इस हाइड्रोजन को सबसे पहले कौन ग्रहण करता है, हाइड्रोजन ग्राही NAD। कौन ग्रहण करता है, हाइड्रोजन ग्राही NAD। और किसका निर्माण होता है, NADH2 का निर्माण होता है। जब NADH2 से वापस NAD का फॉर्मेशन होता है तो यह हाइड्रोजन मुक्त हो जाती है और इस हाइड्रोजन को फिर नेक्स्ट हाइड्रोजन ग्राही FAD ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है। तथा किसका निर्माण होता है, FADH2 का निर्माण होता है। इस दौरान जब हाइड्रोजन का स्थानांतरण NAD से FAD के मध्य होता है तो एक अणु ATP का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ संकुल ETS में 5 प्रकार के संकुल बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो संकुल कार्य करता है वो कौन सा, सेकंड है, सेकंड संकुल कार्य करता है। जबकि यहाँ पर फर्स्ट कॉम्प्लेक्स या यूं कहेंगे फर्स्ट संकुल कार्य करता है। नेक्स्ट जब हाइड्रोजन FADH2 से वापस FAD का निर्माण होता है तो हाइड्रोजन अलग होती है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का क्या हो जाता है, आयनीकरण हो जाता है, अर्थात जो हाइड्रोजन थी यह हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन अलग हो जाते हैं और किसका निर्माण होता है, H+ का निर्माण होता है, अर्थात हाइड्रोजन का क्या हो गया, यहाँ पर आयनीकरण हो जाता है जिसके फलस्वरूप H+ और इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। तो जो H+ आयन है ये H+ आयन तो अब यहाँ से निकलकर कहाँ जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में अर्थात यूबिक्विनोन में चले जाते हैं। जबकि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है ये मुक्त इलेक्ट्रॉन विभिन्न इलेक्ट्रॉन ग्राहियों में स्थानांतरित होते हैं जिसके फलस्वरूप जब इनका स्थानांतरण एक इलेक्ट्रॉन ग्राही से दूसरे इलेक्ट्रॉन ग्राही में होता है तो कुछ स्थानों पर ATP का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ देखो मुक्त इलेक्ट्रॉनों को सबसे पहले ग्रहण करता है साइटोक्रोम B इलेक्ट्रॉन ग्राही। तो साइटोक्रोम अभी हमने बताया कि ये आयरन के यौगिक होते हैं। क्या होते हैं बेटा, आयरन के यौगिक होते हैं जो इन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने का कार्य करते हैं। तो यहाँ देखो इन इलेक्ट्रॉन ग्राहियों में आयरन पाया जाता है जो कि Fe+3 व Fe+2 में कन्वर्ट होता रहता है। तो यहाँ पर जो Fe+3 था यह Fe+3 इस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तथा अपचयित होकर किसका निर्माण करता है, Fe+2 का निर्माण करता है। जब Fe+2 वापस Fe+3 में ऑक्सीडाइज होता है तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करता है। इन उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन ग्राही साइटोक्रोम C ग्रहण कर लेता है, ठीक है। इस दौरान जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण साइटोक्रोम B से साइटोक्रोम C के मध्य होता है तो वही एक अणु ATP का निर्माण होता है। तो यहाँ पर थर्ड कॉम्प्लेक्स काम करता है, कौन सा, थर्ड कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट है जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण साइटोक्रोम C से कब किसमें होगा, साइटोक्रोम A में होगा। तो यहाँ पर Fe+2 जो था वो वापस इसमें Fe+3 में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा जिसके फलस्वरूप जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे इन इलेक्ट्रॉनों को अब साइटोक्रोम A ग्रहण कर लेगा जिसके फलस्वरूप Fe+3 अपचयित होकर किसमें बदल जाएगा, Fe+2 में कन्वर्ट हो जाता है। इसके पश्चात जब वापस Fe+2 का ऑक्सीडाइज होगा तो इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे। इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों को कौन ग्रहण कर लेगा, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन ग्राही साइटोक्रोम A3 ग्रहण कर लेगा और साइटोक्रोम A3 इन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके इसमें उपस्थित जो आयरन है वो Fe+3 अवस्था में तो वो वापस इसमें अपचयित हो जाता है, Fe+2 में कन्वर्ट हो जाता है। इस दौरान जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण साइटोक्रोम A से साइटोक्रोम A3 के मध्य होता है तो यहाँ भी एक अणु ATP का निर्माण होता है। तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स फोर्थ कार्य करता है, कौन सा, कॉम्प्लेक्स फोर्थ। तो नेक्स्ट यहाँ पर हम देखते हैं कि जब साइटोक्रोम A3 से
इलेक्ट्रॉन को आगे ग्रहण करने वाला कोई इलेक्ट्रॉन ग्राही नहीं होता है। इसीलिए साइटोक्रोम A3 से इन इलेक्ट्रॉनों को अब कौन ग्रहण कर लेता है? ऑक्सीजन। कौन ग्रहण कर लेता है बेटा? ऑक्सीजन ग्रहण कर लेता है और ऑक्सीजन इन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके O-2 का निर्माण कर लेता है। यह O-2 माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में पहुंचकर जो H+ आयन थे, इन H+ आयनों के साथ क्रिया करके माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में जल का निर्माण कर लेता है तथा यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो जाता है? एटीपी का फॉर्मेशन हो जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ पर NADH2 से हमने कितने एटीपी बनाए थे बेटा? 3 एटीपी बनाए थे। तो यहाँ पर देखो NADH2 ये रहा, ठीक है। इस NADH2 से एक एटीपी फॉर्मेशन इधर हो गया, सेकंड एटीपी फॉर्मेशन इधर हो गया और थर्ड एटीपी फॉर्मेशन इधर हो गया। तो यहाँ पर एक NADH2 से कितने एटीपी बने? 3। कितने एटीपी बने? 3 एटीपी, ATS। हम बात कर रहे हैं FADH2 से। FADH2 का है बेटा? ये रहा FADH2। इस FADH2 से आगे इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? साइटोक्रोम B में। साइटोक्रोम B से किसमें जाएगा? साइटोक्रोम C में। साइटोक्रोम C से साइटोक्रोम A में। साइटोक्रोम A से A3 में जाएगा। तो यहाँ पर जब देखो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण यहाँ तक के लिए नहीं, यहाँ से आगे की बात करें। जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण साइटोक्रोम B से साइटोक्रोम C के मध्य होगा तो एक एटीपी बन जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण साइटोक्रोम A से A3 के मध्य हुआ तो एक एटीपी यहाँ बन जाएगा। तो बेटा कितने एटीपी बने? 2 एटीपी। तो हमने ये लिखा कि FADH2 से कितने एटीपी बनेंगे? 2 एटीपी, ठीक है। तो ये था बेटा EPS यानी कि इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र। अब ये देखो कि एक ग्लूकोज के अणु से कितने एटीपी बने, वो देखते हैं कि वायवीय श्वसन में एक ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से निर्मित एटीपी अणुओं की संख्या जो हमने कल भी बताई थी। तो देखो एक ग्लूकोज के अणु के पूर्ण वायवीय ऑक्सीकरण द्वारा फर्स्ट है निर्मित NADH2। कितने NADH2 निर्मित हुए? तो देखो बात कर रहे हैं हम ग्लाइकोलाइसिस की। डायरेक्ट देखो सीधा ही बता देते हैं। फर्स्ट है ग्लाइकोलाइसिस में फर्स्ट देखो बेटा ग्लाइकोलाइसिस में तो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस हम पढ़ चुके हैं। ग्लाइकोलाइसिस में निर्मित NADH2 कितने 2 अणु प्राप्त हुए थे। एटीपी का शुद्ध लाभ
कितने अणु एटीपी बेटा? 2 अणु एटीपी। शुद्ध लाभ क्या है ग्लाइकोलाइसिस का? 2 अणु एटीपी का। अब हम देखते हैं कि पाइरुविक अम्ल से एसिटाइल कोएंजाइम ए निर्माण में निर्मित NADH2 अणु। तो यहां पर हमने देखा कि ग्लाइकोलाइसिस में एक ग्लूकोज के अणु से पाइरुविक अम्ल के 2 अणु बने थे, ठीक है। और यहां पर जब एक पाइरुविक अम्ल से एसिटाइल कोएंजाइम ए का निर्माण होता है तो एक अणु NADH2 बनता है, इसलिए 2 अणु से कितने बनेंगे? 2 अणु NADH2 के बनेंगे। कितने? 2 अणु NADH2। थर्ड क्रेब्स चक्र में देखो निर्मित NADH2 कितने हैं? 6 अणु। एक में 3 बनते हैं तो 2 में कितने हो जाएंगे? 6 NADH2। निर्मित FADH2 कितने बेटा? 2 FADH2 अणु बने थे। कल हमने देखा था 2 अणु FADH2 के थे। सी निर्मित GTP अणु कितने GTP अणु थे बेटा? 2 GTP अणु। 2 अणु किसके बने थे? GTP के। चौथी जो GTP है गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट वो किसके समान होती है? ATP के समान। तो यहाँ पर GTP को हम किसके समान मानेंगे? ATP के समान। नेक्स्ट है फोर्थ ETS से यानी इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र। ETS ETS के लिए हम बात करें तो ग्लाइकोलाइसिस में निर्मित NADH2 से ग्लाइकोलाइसिस में निर्मित NADH2 कितने अणु बेटा? 2 अणु थे। एक अणु NADH2 का 3 ATP देगा तो 2 अणु कितने ATP दे देंगे? 6। तो यहां पर देखो 2 अणु है इनटू 3 ATP तो कुल कितनी ATP हो गई? 6 ATP। कितनी हो गई बेटा? 6 ATP। तो 6 ATP तो ग्लाइकोलाइसिस में NADH2 से आई। अभी हमने देखा ग्लाइकोलाइसिस में ATP का शुद्ध लाभ, ग्लाइकोलाइसिस में ATP का शुद्ध लाभ कितना है? 2 ATP। ATP का शुद्ध लाभ कितना आया? 2 ATP। सेकंड देखेंगे हम पाइरुविक अम्ल से एसिटाइल कोएंजाइम ए निर्माण में देखो पाइरुविक अम्ल से एसिटाइल कोएंजाइम ए निर्माण में कितने अणु NADH2 के बने? 2। तो एक अणु 3 ATP देगा तो 2 अणु कितने ATP दे देंगे? 6। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कितने अणु बने? ETS में कुल 6 ATP अणु बने। कितने बने? 6 ATP। नेक्स्ट सी देखते हैं हम किसमें? क्रेब्स चक्र में। तो क्रेब्स चक्र में निर्मित NADH2 कितने हैं? 6 अणु। तो क्रेब्स चक्र द्वारा NADH2 से निर्मित ATP
कितनी आई बेटा, एक अणु से कितने 3 एटीपी, तो 6 से कितने हो गए 18 एटीपी, 6 का 18, तो यहाँ कितनी एटीपी हो गई 18 एटीपी, कितने अणु हुए 18 एटीपी। यहाँ देखो अभी हमने ईटीएस में बताया कि एक FADH2 अणु ईटीएस में जाकर 2 एटीपी देता है। अभी हमने बताया कि FADH2 अणु ईटीएस में जाकर 2 एटीपी देता है, तो 2 अणु कितनी एटीपी देंगे 4 एटीपी। तो यहाँ पर देख लो क्रेब्स चक्र में FADH2 से निर्मित एटीपी कितनी आई बेटा 2 गुणा 2 एटीपी, टोटल कितनी हुई 4 एटीपी। नेक्स्ट निर्मित जीटीपी अणु कितने थे 2। अभी हमने बताया कि जीटीपी किसके समान होती है एटीपी के समान। जीटीपी से निर्मित एटीपी ये कितनी हो गई 2 एटीपी, कितनी होगी बेटा 2 एटीपी। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि एक ग्लूकोज के अणु के पूर्ण वायवीय श्वसन द्वारा निर्मित एटीपी कितनी आई 6 एटीपी, 6 और 2 8, 8 और 6 14, 14 और 18 32, 32 और 4 36, 36 और 2 38, तो टोटल कितनी एटीपी हो गई बेटा 38 एटीपी, कितनी आई 38। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि एक ग्लूकोज के अणु के पूर्ण वायवीय श्वसन के द्वारा निर्मित एटीपी की कुल संख्या कितनी होगी तो 38 एटीपी। किस प्रकार से आई जो हम ये बता सकते हैं, ठीक है। तो ये था बेटा श्वसन की क्रियाविधि जिसमें हमने देखा कि एक ग्लूकोज के अणु के पूर्ण वायवीय ऑक्सीकरण के द्वारा कुल एटीपी की संख्या। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू बेटा।